सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पूर्वांचल के MIM पार्टी के सदर जनाब इसरार अहमद साहब, मंच पर बैठे हुए MIM और अपना दल के तमाम जिम्मेदारान, मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 25 मई के दिन मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है, अपील है कि आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा के साथ खड़ी है। PDM से महिमा पटेल उम्मीदवार हैं। मैं आपको बात याद दिलाना चाहता हूं कि वोट एक अमानत है और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस अमानत का सही इस्तेमाल करिए। याद रखिए, अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे नुकसान किसको होगा आप जानते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि PDM आपने क्यों बनाई या फिर आपने PDM का हिस्सा क्यों बने। आप मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा के साथ क्यों दे रहे हैं, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि उत्तर प्रदेश हमारे वतन अजीज भारत की सबसे बड़ी रियासत प्रदेश है और इस रियासत में सब समाज ने किसी हद तक अपना अपना एक सियासी नेता बना लिया। हर समाज में अपना नेता बनाकर अपने वोटों से अपने विधायक और सांसद को कामयाब किया और अपने लिए इंसाफ की मंजिलों को तय कर चुके। मेरा मानना यह है कि जो काम का आगाज हमारी बहन पल्लवी पटेल साहिबा के वालिद ने शुरू की थी, जनाब सोनेलाल पटेल साहब, उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए आज पल्लवी पटेल दिन रात मेहनत कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में उत्तर प्रदेश में 2014 में आया था, 2017 में आया, 2022 के विधानसभा के चुनाव में हम आए। मैं पहले भी वही बात कहा और आज भी वही बात कहने जा रहा हूं कि मुझे आप सच्चाई को बयान करने दीजिए। अगर मेरी बात से आपको तकलीफ होती है तो आप मुझे माफ कर दीजिए, या फिर ये समझिए कि एक दीवाने की पुकार है, ये दीवाना से पुकारता है। मगर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, इस पार्लियामेंट की संसद फूलपुर है। यहां से पंडित नेहरू 3 मर्तबा के सांसद रहे, फिर बाद में ज्ञानेश्वर मिश्रा साहब रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी रहे। मुझे आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपने सबको वोट दिया, मगर आज आपके पास क्या है बताइए। क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसको देखकर आप कह सकते हैं कि देखो, हमने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा ने, हमारे नाना ने कांग्रेस का साथ दिया तो हमने इस चीज को हासिल किया। क्या आप ये जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हमने ज्ञानेश्वर मिश्रा या विश्वनाथ प्रताप सिंह का साथ दिया तो हमने ये काम करवा लिया? आपने कभी कांग्रेस तो कभी सोशलिस्ट पार्टी तो कभी जनता दल तो कभी जनता पार्टी तो कभी समाजवादी पार्टी,
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आपने कुछ हासिल नहीं किया। जिसको आपने वोट दिया, आपने उनकी किस्मत बदल दी। जिसको आपने वोट दिया, उनको आपने लखनऊ की गद्दी पर बिठाया, तो कभी आपने दिल्ली के तख्त पर उनको बिठाया। मगर जिसको आपने अपना वोट दिया, जिसको आपने अपनी दुआओं से, अपनी मेहनत से कामयाब किया, उन सब ने मिलकर हमको बर्बाद करने की कोशिश की। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 तारीख के दिन आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। पीडीएम इसलिए बनाया गया है ताकि पिछला दलित मुसलमानों की एक सियासी उत्तर प्रदेश में, जब तक आपकी एक आजाद सियासी क़यादत लीडरशिप नहीं निकलेगी, हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। हम एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं कि कोई आकर उस एटीएम में पासवर्ड डाल देता है कि फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना है, तो हम डर के मारे उनको वोट देते हैं। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आप महिमा पटेल को डर की बुनियाद पर वोट मत दीजिए लिफाफे के निशान पर, बल्कि उम्मीद के ऊपर आप महिमा पटेल का साथ दीजिए। आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का मोदी या आरएसएस या योगी के डर की बिना पर साथ मत दीजिए, बल्कि पूरे उम्मीद होकर आप असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल का साथ दीजिए। हम 50-55 साल से सिर्फ डर की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं। मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की बुनियाद पर आप वोट दीजिए। डर की बुनियाद पर हम वोट दे रहे हैं, इसीलिए हमारी तकालीफ में इजाफा हो रहा है, हमारी मुसीबतों में इजाफा हो रहा है। तो मेरी आपसे फिर से अपील है, याद रखिए, वोट एक अमानत है, इसका सही इस्तेमाल करिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला हम तमाम की कोशिश यही है कि तीसरी मर्तबा इस मुल्क के, इस देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी ना बने। यही हम तो कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात को लिख कर रख लीजिए। मेरी बात को लिख कर रख लीजिए। मेरे भाषण के बाद बहुत से लोग बोलेंगे कि नहीं, ओवैसी अच्छा भाषण देता है, मगर क्या करेंगे, मजबूरी है, हमको समाजवादी पार्टी को वोट देना है। कितनी बार आप वोट देंगे समाजवादी पार्टी को, बताइए। 2014 के लोकसभा के चुनाव हुए, आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया। क्या आपने बीजेपी को वोट दिया 2014 में, बताइए। 2017 के विधानसभा के चुनाव हुए, क्या आपने बीजेपी को वोट दिया? 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए, क्या आपने बीजेपी को वोट दिया? 22 के विधानसभा के चुनाव हुए, आपने वोट दिया। मगर क्या अखिलेश बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सके? जोर से बोलिए, रोक सके? अब ये बात आप सामने रखकर सोचिए। आज फिर आकर कह रहे कि हम बीजेपी को रोक देंगे। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब नतीजे आएंगे आप मेरी बात को याद रख लेना। इनमें ताकत नहीं है रोकने की बीजेपी को। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। अगर बीजेपी को, आरएसएस को कोई रोक सकता है तो पिछला दलित और मुसलमान जब एक जगह जमा होंगे, वही रोक सकते हैं। अखिलेश यादव जो सियासत क्या करते हैं, भाई साहब सुन लीजिए, सुन लीजिए। मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूं, सुन लीजिए। मैं बहुत दूर से आया हूं। अखिलेश यादव जो सियासत करते हैं, क्या करते हैं? बोलते हैं कि MY की सियासत करता हूं। फिर कहते हैं कि उन्होंने PDA बनाया, और ए का मतलब कुछ भी ले लेते हैं। मगर अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ यादवों की भी नहीं, बल्कि अपने परिवार की सियासत करते हैं।
आज उनके परिवार से कितने लोग पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं बताइए। और वो बात करते हैं कि मुसलमानों के दरमियान में जाकर कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, कितना टिकट आपने दिया उनको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। सिर्फ आपका वोट हासिल करने के लिए आपके सामने आकर दिल फरेब बातें की जाती हैं ताकि आपके दिल को खुश कर दिया जाए। बताइए, आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर किस पर इस्तेमाल होता है? बुलडोजर किस पर इस्तेमाल होता है बताइए। क्या आपने कभी सुना अखिलेश को बुलडोजर के खिलाफ बोलते हुए? इसी फूलपुर से आपने मरहूम अतीक को कामयाब किया था। कोर्ट ने उनको सजा दी जरूर, उनके हाथ में हथकड़ियां थीं। सारी दुनिया के सामने, टीवी चैनल के सामने अतीक को गोली मार दी गई। बोलो वोट डालने वाले, मैं समाजवादियों से पूछ रहा हूं कि क्या तुम्हारा नेता अतीक का नाम ले सकता है? नाम नहीं ले सकते। नाम किसने लिया? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हां, कोर्ट ने जरूर उनको सजा दी है, मगर उनका कत्ल हुआ है। कैसे कत्ल हुआ बताओ? मेरे भाई, याद रखो मेरी इस बात को। कोई गारंटी नहीं ले सकता कि इस दुनिया में मैं और तुम कब तक रहेंगे, मगर मेरी एक एक बात को याद रखना। अगर आप दलित समाज के साथ, पिछड़ा समाज के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो या तो हमको स्लो पॉइजन देकर खत्म कर दिया जाएगा, या फिर ऐसे ही हमको तकालीफ में अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ेगा, जिसमें कोई इज्जत नहीं होगी, जिल्लत होगी रोज। और उसकी वजह किसी हद तक हमारी भी है कि जिस पर हमने भरोसा किया, नेहरू से लेकर अब तक, इन्होंने हमारे लिए क्या किया बताओ? मेरी लड़ाई सिर्फ इसी बुनियाद पर है कि तुम मुझसे वोट हासिल करना जानते हो, मगर जब बुलडोजर आकर मेरा घर तोड़ दिया जाता तो तुम वहां पर नजर नहीं आते। जब एनकाउंटर के नाम पर झूठी गोलियां दाग दी जाती हैं, तुम्हारी जबानें बंद हो जाती हैं। जब CAA का कानून भारत की पार्लियामेंट में पास किया जा रहा था तो तुम गूंगे और बहरे बनकर बैठे थे। ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया जा रहा था तो जो लोग आज इलेक्शन में आकर तुमसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे मसीहा हैं, उनको कोई फिक्र नहीं थी। जब 2019 जुलाई में अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने UAPA के कानून को और गंदा कर दिया, किसने तायीद की? कांग्रेस ने तायीद की। उठाकर देख लो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड। आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी आकर कह रहे हैं ना, तो पूछो अखिलेश यादव से, राहुल गांधी से, तुम जानते हो जम्मू की एक बच्ची थी आसिफा, जानते हैं जम्मू में एक मासूम बच्ची आसिफा की अस्मत रेजी की गई थी, याद आया आपको? एक मासूम बच्ची की इज्जत लूटी गई थी। और जब वहां की पुलिस ने उन जालिमों को गिरफ्तार किया तो उन जालिमों की गिरफ्तारी के खिलाफ जिसने धरना दिया वो आज कांग्रेस का उम्मीदवार है। वो आज कांग्रेस का उम्मीदवार है, लाल सिंह उसका नाम है। और मुझको गाली दी जाती है क्या वो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी वोट काटने आता है। बताओ राहुल गांधी, बताओ अखिलेश यादव, आसिफा अगर तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम उसको टिकट देते? क्योंकि वो तुम्हारी बेटी नहीं थी, तुम्हारी रिश्तेदार नहीं थी, आसिफा ओवैसी की बेटी थी। इसीलिए तुमने बोला कि नहीं, ये क्या करेंगे फूलपुर के लोग, ये हमको ही वोट देंगे, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। जम्मू में लाल सिंह लड़ रहा है इलेक्शन, कांग्रेस ने उसको अपना उम्मीदवार बना दिया। अरे जो सेकुलरिज्म का परचम लेकर मुझको गालियां देते हैं, तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो। बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब है इसका?
हम जहां कहीं भी जाते हैं बोलते वोट काटने आए हैं। अरे मैं काटने वाला नहीं हूं, मैं दिलों को जोड़ने का काम करता हूं और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि यहां पर सरकारी कटाई मिल है बंद है, 15 साल से बंद है। अखिलेश यादव की भी सरकार थी 5 साल, तो भैया मिल को खुला सकते थे, मगर भैया ने क्या किया, सफाई में वहां पर जू बनाया। वहां पर हर साल बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर नचाते थे, मगर यहां की मिल को अगर खुला देते तो हमारे बुनकर भाइयों का फायदा हो जाता, मगर नहीं किया। आप बताइए फिर हमको गाली देने से क्या मतलब? क्या प्रोग्राम है अखिलेश यादव के पास? बीजेपी को रोकने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। बोलते हैं कि तुम दरी बिछाओ, अपनी जवानी मुझ पर कुर्बान करो, जान दे दो, मगर मैं जिंदा रहूंगा तो सब काफी है। अखिलेश यादव के परिवार के लोग, उनके भाई की पत्नी बीजेपी में है, आज इनके रिश्तेदार बीजेपी में है, मगर वो सेक्युलर हो जाते और ओवैसी कम्युनल हो जाता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मगर आप मेरी बात माने या ना माने, जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं आपके दरमियान में आता था और आता रहूंगा। आप मुझे वोट दे या ना दे, मगर मुझ में एक दीवानगी है कि जब तक मैं अपने मंजिल मकसूद को नहीं पालूंगा मैं आते रहूंगा और बोलता रहूंगा। मुझसे दुश्मनी करने वाले समझते हैं कि मुझ पर इल्जाम लगाने से असदुद्दीन ओवैसी के हौसले पस्त हो जाएंगे। मैं मेरे दुश्मनों से भी कह रहा हूं कि तुम जितने इल्जाम लगाना चाह रहे लगा लो। पिछले विधानसभा के चुनाव में टोल गेट के पास मेरी गाड़ी के ऊपर 6 गोलियां चलाई गई। मैं उन जालिमों से भी कहना चाह रहा हूं कि तुम मेरी जिंदगी का चिराग तो खत्म कर सकते हो, मगर तुम मेरी सोच को कभी खत्म नहीं कर पाओगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन जो इस दुनिया में आया है, जो कोई भी इस दुनिया में आया वो चले जाएगा। हम कोई यहां पर हमेशा रहने के लिए नहीं आए, मगर कम से कम मेरी मौत के बाद तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये शख्स हमको बार बार आकर बाखबर करता था, बताता था, हमको समझाता था। मगर ये बात आपको समझने की जरूरत है। आज सोनेलाल पटेल इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने अपनी एक बेहतरीन औलाद को हमारे दरमियान में छोड़ा है। सोनेलाल पटेल आज दुनिया में नहीं है, मगर दुनिया उनकी कुर्बानी को याद करती है और याद करते रहेगी कि कैसे इसी पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी में उन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, उनका बायां हाथ तोड़ दिया, उनका पैर तोड़ दिया। वो शख्स जिसने अपने समाज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे भाई लोग इन लोगों को हमेशा याद रखते हैं। ये जो डीलिंग वीलिंग करते हैं, ये जो हमारे वोटों का सौदा करते हैं, लोग इनको कभी याद नहीं रखेंगे। तो 25 तारीख के दिन अपने वोट को एक अमानत समझिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। जब वोट डालने जाएंगे तो याद रखो, वो बुलडोजर को याद रखो। जब वोट डालने जाएंगे तो याद रखो जुल्म को। जब वोट डालने जाएंगे तो याद रखो CAA के कानून को। जब वोट डालने जाएंगे तो याद रखो उस पार्लियामेंट में किसने मोदी के 300 MPs के सामने उस CAA कानून को काला कानून कहकर उस कानून को फाड़ दिया। जब आप 25 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो याद रखो ट्रिपल तलाक के गलत कानून को मोदी ने बनाया। जब 25 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो याद रखो जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने महिलाओं को आरक्षण दिया तो कौन था पार्लियामेंट में जिसने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात को मुतालबा किया, डिमांड किया कि पिछड़े समाज की महिलाओं
महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए मुस्लिम महिलाओं के साथ। ये सब चीजें आपके सामने है। हम जो बोलते हैं वो आपके सामने करते भी है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन हमारे सरों पर काले बादल जरूर हैं, मगर याद रखो इंशाअल्लाह ताला ये बादल हटेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारे मुकद्दर का सूरज चमकेगा। इंशाअल्लाह ताला जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं, जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं, याद रखो दुनिया इनको हमेशा के लिए भुला देगी इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज हमको दबाने की, कुचलने की, हमारे वजूद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, कुदरत इंशाअल्लाह ताला उनके वजूद को मिटा के रख देगी इंशाअल्लाह ताला। जो लोग सामाजिक न्याय हमसे नहीं कर रहे, अल्लाह हमसे इंसाफ करेगा और सामाजिक न्याय उत्तर प्रदेश में कायम करेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको ये देख समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। हमारी पार्टी के बारे में कहती है कि मजलिस हिंदू समाज के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हैदराबाद के पार्लियामेंट के इलेक्शन का नतीजा आएगा, आप खुद देख लेना कि कितने लोग, जिनको लोग ये समझते हैं कि वैसी तो हमारे हिंदू भाई बहन या बैकवर्ड क्लास या पिछड़ा या दलित लोग वोट नहीं देते, इनकी आंखें खुल जाएंगी जब नतीजा आएगा हैदराबाद का इंशाअल्लाह ताला। बिहार में हमने राणा रणजीत सिंह को शिवहर से अपना उम्मीदवार बनाया। ये वहां के 5 मर्तबा के विधायक, पूर्व मंत्री के बेटे सीताराम सिंह के बेटे हैं। तालीम याफ्ता राणा रणजीत सिंह को हमने अपना उम्मीदवार बनाया वहां पर बिहार से। अपर कास्ट के लोगों को हमने टिकट दिया, दलित समाज के लोगों को दिया, मल्ला समाज के लोगों को टिकट दिया, और वही यहां पर हमारी बहन पल्लवी पटेल कर रही है। तो मेरी आपसे फिर से अपील है, वोट को देखकर इस्तेमाल करो। डर की बुनियाद पर वोट मत दो किसी को, खौफ की बुनियाद पर वोट मत दो, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करो। अरे दुनिया में आए हैं तो एक ही मर्तबा जीने आए हैं। हम एक ही मर्तबा मरेंगे, 2 मर्तबा नहीं मरेंगे, याद रखो। इस मुल्क को हमने आजाद करवाया अंग्रेजों की गुलामी से। इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में कोई आरएसएस के संघ परिवार के लोग नहीं थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क को अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से हमने, अपनी बुजुर्गों ने हमारी जानों को कुर्बान किया। तो 25 तारीख के दिन एक इनकलाब आपको बर्पा करना पड़ेगा, ताकि लोग जान जाएं कि हम डर की बुनियाद पर वोट नहीं देंगे। समाजवादी कांग्रेस के पास कोई प्रोग्राम नहीं है। क्या करना चाहते हैं? इल्जाम लगाना तो आसान है असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल के ऊपर, ये वोट काटने आए हैं। अरे बताओ अखिलेश यादव, आपने कितने चुनाव हारे, कितने चुनाव आपने हार दिए, और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। कौन है समाजवादी पार्टी में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का नेता? बताओ, कोई नाम तुम्हारे जबान पर आता है? हाँ, ये थोड़े बहुत होंगे, कुछ भी होंगे, मगर कहां नेता तुम्हारा? कोई नहीं है। कहां है सब? या तो जेल में है या फिर कब्रिस्तान में सो रहे हैं। बताओ कहां है, बताओ आप। मेरे भाई खाली मत मारो, मैं आपको भी कह रहा हूं, यह हमारी भी जिम्मेदारी है। तुम क्यों नहीं नेता बनते? क्या कमी है? क्या आप काबिल नहीं है? क्या बहादुर नहीं है? यकीनन सब चीजों से अल्लाह ने आपको नवाजा है। आपको सिर्फ आगे बढ़कर नेता बनना है।
इसीलिए इनको नफरत है ओवैसी से और पल्लवी पटेल से कि ये कौन लोग हैं कि जो बरसों से जिन्होंने अपना एक शाही तख्त बना कर रखा उसको हम हिला रहे हैं। इनको ये बात पसंद नहीं आती कि आज पल्लवी पटेल पिछड़ा दलित और मुसलमान की बात कर रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे यह भी अपील है कि बीजेपी 10 साल से नरेंद्र मोदी इस देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं। 2014 में मोदी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। मोदी ने कहा था 15 लाख हर एक के अकाउंट में आएंगे। मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। फिर 2019 आया तो मोदी ने कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। मोदी ने बड़े बड़े वादे किए। बताइए, आज मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या तुम अगर भारत से सच्ची मोहब्बत करते हो तो क्या तुम सिर्फ मस्जिद और मंदिर के झगड़े में उलझ कर रहोगे या फिर अपनी नौकरी की लड़ाई लड़ोगे? तुम क्या सिर्फ मस्जिद की लड़ाई में उलझते रहोगे और तुम्हारे घर में चिराग नहीं जलेगा, तुम्हारी दुकानें बंद, तुम्हारे कंपनियां बंद, तुम्हारी फैक्ट्री बंद, बात करते हैं कि ताला लग जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी ने 500,000 की नोट गायब करके कई फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया? कोविड का जमाना आया, क्या एक देश का प्रधानमंत्री चंद घंटे की मोहलत भी नहीं दिया और 130 करोड़ जनता से कहा कि भाइयों बहनों भारत बंद, मैं ताला लगा रहा हूं? ताला मोदी ने लगा दिया। जो उत्तर प्रदेश के गरीब बच्चे नौजवान मुंबई में थे, हैदराबाद में थे, दिल्ली में थे, भुवनेश्वर में थे, बेंगलुरु में थे, वो तड़प गए आने के लिए अपने अपने घरों को वापस, कि उनके इस 2 फैसलों ने लोगों की जिंदगियों पर ताले लगा दिया। आज मोदी बात करते हैं कि ताला लग जाएगा। मोदी बात करते हैं कि बुलडोजर की मिसाल देते हैं। 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री बुलडोजर की मिसाल देता है। आज बीजेपी कहती है कि हम पीओके वापस लेंगे। मोदी जी 10 साल से क्या आप सिर्फ चाय पी रहे थे? 10 साल से क्या आप सिर्फ चाय पी रहे थे? लो पीओके को, हम भी कह रहे लो पीओके को। भारत का टूट हिस्सा है, कौन रोका आपको? मगर आज अमित शाह और मोदी बोलते हैं हम पीओके लेना चाहेंगे। 10 साल से आप क्या कर रहे थे? सच्चाई यह है कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर चीन बैठा हुआ है। लद्दाख में डेप्सांग डेमचाक एक मुकाम है जहां पर चीन की फौज बैठी हुई है और मोदी डेप्सांग डेमचाक का नाम नहीं लेना चाहते। पीओके की बात तो करते हैं, बहुत अच्छा है, मगर ये भी तो बोलो मोदी के चीन को उखाड़ कर फेंक देंगे, हम भारत की जमीन को बचाएंगे। मगर मोदी चीन का नाम नहीं लेते, कुछ नाम नहीं लेते। अब चुनाव आया तो बोल रहे पीओके ले लेंगे। अरे 10 साल में ले लेते आप। और फिर मोदी कह रहे, अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। घुसपैठी कौन है? मोदी ने कहा ओवैसी घुसपैठी है। मोदी ने कहा कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतार कर दे दिया जाएगा। मोदी जी, हम गरीब जरूर हैं मगर हम इतने गिरे हुए नहीं हैं कि किसी हमारे हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र को उतार कर अगर कोई जालिम हमको देता है तो उसको कबूल कर ले। अरे हम उस मंगलसूत्र की हिफाजत करेंगे। और मोदी जी, जब आप बात मंगलसूत्र की कर रहे हैं तो जबान मत खुलाओ, बात बहुत दूर तक जाएगी। हमारी बहनें, हमारी बेटियां कम बच्चे पैदा कर रही हैं, ये भारत सरकार का डेटा कहता है। मोदी जी, घुसपैठी हम नहीं है,
अरे घुसपैठी अगर हम होते तो अंग्रेजों को भगाने वाले कौन होते? हजरत महल क्या घुसपैठी थी नरेंद्र मोदी? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मस्जिद और मंदिर के नाम पर लोगों को जज्बात में लाकर नरेंद्र मोदी अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं और क्या कहते हैं कि मेरा कोई वारिस नहीं है, 130 करोड़ जनता मेरी वारिस है। नहीं नरेंद्र मोदी, देश बड़ा है, तुम देश से बड़े कभी नहीं हो सकते इंशाअल्लाह। नरेंद्र मोदी ये कहकर बता रहे हैं कि मैंने भारत पर बहुत बड़ा एहसान किया। अरे कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है। ना नेहरू ने एहसान किया, ना राजीव गांधी ने एहसान किया, ना नरेंद्र मोदी, ना इंदिरा गांधी ने एहसान किया, बल्कि देश ने इन पर एहसान करके इनको प्रधानमंत्री बनाया। मोदी कहते हैं कि मेरे वारिस ये लोग नहीं। मोदी जी, कोई वारिस नहीं, आप काम करने आए हैं। ये राजाओं की बात होती कि मेरे मरने के बाद मेरा वारिस ये होता है। ये देश है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है। ओवैसी चले जाएगा, मोदी चला जाएगा, मगर भारत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये सोच इस देश के प्रधानमंत्री की है कि मेरे वारिस ये लोग हैं। कहां के वारिस? अगर वारिस होते तो आप कोविड में ऑक्सीजन लेकर आते। अगर आप इनको अपना वारिस समझते तो आप इनकी जानों को बचाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज भारत के प्रधानमंत्री के बहुत सी बातें अगर बोलना शुरू करूं तो बहुत देर हो जाएगी, मगर सिर्फ आपसे इतना अपील कर रहा हूं कि ये पार्लियामेंट का चुनाव है, आपको जरा ऊपर उठकर वोट देना है। आपने सबको आजमा लिया, आज हम आपसे अपील करने आए हैं कि पीडीएम को आप अपने दुआओं से, अपने आशीर्वाद से नवाजिए और इंशाअल्लाह ताला हम आपकी उम्मीदों पर उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारा साथ दीजिए। भारत में अगर बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को कोई रोक सकती है तो पीडीएम रोक सकती है। और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि फुला बादशाह की आत्मा आ गई। मुख्यमंत्री आपके आत्माओं के एक्सपर्ट हैं। फिर अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बताओ, उत्तर प्रदेश के युवा जो गवर्नमेंट की नौकरी का इम्तिहान लिख रहे थे, वो पेपर क्या गोडसे की आत्मा ने लीक किया था? बताओ प्रधानमंत्री, आप वारिस कहते हैं ना, क्या विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता से नहीं कहा था कि चुट्टा जानवर को मैं कंट्रोल करूंगा, मेरी बात का यकीन करो। मोदी जी, आप तो दिल्ली में आराम से बैठे, चुट्टा जानवर पूरी खेतों को खाकर बर्बाद कर रहा है। कहां गया इनकी गारंटी? कोई गारंटी नहीं है। ये बीजेपी कह रही है 400 पार। आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है कि 400 पार दो, और इबादत गाहें छीन लेंगे। बताओ मोदी जी, ये आपका एजेंडा है? 400 पार की बात बीजेपी करती है, मगर क्या पेट्रोल 100 पार नहीं हुआ? पेट्रोल 100 पार हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री को उसकी फिक्र नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री को उसकी कोई फिक्र नहीं है। और ये बात याद रख लीजिए आप, बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो संविधान को खतरा है। और क्या है, कैसे बताता हूं मैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, क्या उन्होंने अपने कई भाषणों में नहीं कहा कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है? जब बेसिक स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो चैप्टर 3 कहां रहेगा? फंडामेंटल राइट्स कहां पर रहेंगे? आर्टिकल 15 और 16 कहां पर रहेगा? भारत आइन की दफा 29 और 30 कहां पर रहेगी? 14 कहां पर रहेगा? आज बीजेपी पर प्रधानमंत्री बोलते नहीं नहीं, यकीनन 400 पार का मतलब यह होगा। मोदी जी क्या कहते हैं?
कि किसी और का आरक्षण लेकर मुसलमानों को दिया जाएगा। मोदी जी, आपने जो दलित समाज को, पिछड़ा समाज को धोखा दिया, किसी ने नहीं दिया होगा। जिस देश की आबादी 80% है, 80% आबादी को मोदी जी ने कह दिया कि तुम्हारे लिए 28% रिजर्वेशन है। जिस देश की आबादी में उन लोगों का हिस्सा 20% है, मोदी ने कहा कि मैं तुमको 10% आरक्षण दूंगा। मोदी जी, उस 10% में दलित नहीं जा सकता, आदिवासी नहीं जा सकता, तो बताओ आपने किसके लिए किया ये? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझना है। हम देश के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से ये सवाल करना चाहते हैं कि आप हमको बता दीजिए कि क्या आप आरक्षण रखेंगे या हटाएंगे? देश जानना चाहता है मोदी जी, क्या आप फंडामेंटल राइट को रखेंगे या निकाल देंगे? क्या आप आर्टिकल 29 और 30 को रखेंगे या हटाएंगे? क्या आप पार्लिमानी सिस्टम को खत्म करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम को लेकर आएंगे? बताइए। क्या आप प्रदेशों के उनके अख्तियारात, उनके पावर्स को लेकर क्या अपने आप को नहीं देंगे? आप बताइए। ये हमारे सवालात हैं बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, और उनको जवाब देना पड़ेगा। खुलकर कह रहे हैं सब लोग। राजस्थान के बीजेपी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर महिला कह रही है मोहतरमा कि 400 दिए तो हम आरक्षण को हटा देंगे, संविधान को बदल देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजस्थान की डिप्टी सीएम कह रही है, कई इनके लीडर कह रहे हैं। तो याद रखिए, ये भारत की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन है। वोट एक अमानत है, इसका सही इस्तेमाल करिए। 10 साल से नरेंद्र मोदी ने सिर्फ वादे किए, लंबी लंबी छोड़ी, मगर कुछ काम नहीं किया। और एक मर्तबा नरेंद्र मोदी सऊदी अरब भी गए थे। सऊदी अरब गए तो वहां पर उनको एक तोप नजर आई, तोप। तो मोदी जी ने तोप को बड़े गौर से देखा, उसके तरफ फिरा। वहां पर एक सऊदी का शेख था। नरेंद्र मोदी ने उससे पूछा, ये हबीबी, ये कितना दूर फेंकती? तो उस शेख ने कहा, वल्लाही तुमसे कम फेंकती। मोदी जी, दिल पर मत लीजिए, लाइटर वेन में लीजिए, दिल पे मत लीजिए, किसी और चीज पर ले लीजिए, गुर्दे पर ले लीजिए। कम मिले 15 लाख, मैं सेवक हूं, मैं फकीर हूं, मेरा क्या है, मैं झोला लेके चले जाऊंगा। मोदी जी, ये कब तक डायलॉगबाजी चलते रहेगी? भारत की राजनीति में आपने अल्पसंख्यक समाज को क्या दिया, हमको बताओ। बीजेपी बोलती है पिछड़ा पिछड़ा। यहां की फैक्ट्री को क्यों नहीं खुलाया मोदी जी आपने, बुनकर समाज के हमारे अंसारी भाइयों की? मोदी जी बनारस के एमपी हैं, पूरे अंसारी देख लो आप, बुनकरों के बच्चे मुंबई को चले गए। बिजली का बिल बाप के नाम से बेटे के नाम पर तब्दील नहीं होता। मोदी जी दुनिया में जाते हैं तो बनारस की सिल्क्स का बना हुआ कपड़ा देते हैं, मगर ये नहीं बोलते कि इसका सेठ को अंसारी नहीं बन सकता। मोदी जी ये नहीं बताते आपको कि अल्पसंख्यक समाज का स्कॉलरशिप का पैसा इन्होंने कम करके रख दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। याद रखो मेरी इस बात को, ये सन्नाटा है तुम्हारे नाम का, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं है। सब सन्नाटा है, जब तुम्हारा नाम आता है तो कोई नाम भी लेना नहीं चाहता। अब देख लो तुम कि कोई बाजू खड़ा करके फोटो लेने को भी तैयार नहीं है, मगर हम क्या है, हम मरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। अरे मेरे भाई रुको, ठहरो, समझो।
तुम कब तक उन पर अपनी जिंदगियों को कुर्बान करते रहोगे जिन्होंने तुम्हारे पीठ पर एक बार नहीं कई बार खंजर घोंपा? तुम कब तक उन लोगों के लिए अपनी जवानी को कुर्बान करोगे? नौजवानों जो खुद जवान हो रहे हैं और तुम ज़ईफी की तरफ दौड़ रहे हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि लिफाफे के निशान पर 25 तारीख को वोट दीजिए। मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं तमाम बीजेपी, आरएसएस, समाजवादी और ये नाम निहाद चुन्नू मुन्नू जो सेकुलरिज्म के हैं, मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि मैं उत्तर प्रदेश को छोड़कर नहीं जाऊंगा कभी इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी बहन के साथ आज खड़े हैं। कल जिला परिषद का चुनाव आएगा, हम साथ खड़े रहेंगे। विधानसभा का चुनाव आएगा, हम साथ खड़े रहेंगे। लोग बार बार मुझसे कहते हैं कि 2017 में ओवैसी तुम नहीं जीते, 22 में तुम नहीं जीते। मेरे भाई, मैं जरूर जीतना चाहता हूं, मगर मैं उस दिन हारना नहीं चाहता जब सबका हिसाब किताब होगा। मैं उस दिन की कामयाबी के लिए भी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो एक नेमत अल्लाह ने मुझे दी है, करोड़ों लोगों में अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं फूलपुर में आकर तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर तुम्हारे दिलों में जो जज्बात छुपे उसको बयान कर सकूं। करोड़ों लोगों में अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर मैं मोदी अमित शाह के सामने इंसाफ की बात कर सकूं। मुझे उस दिन का डर भी है। मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी, मगर याद रखो, ये मैं अपनी कामयाबी के लिए काम नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी जात की कामयाबी के लिए काम नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए भाषण नहीं दे। ये आपने समाजवादी को दिया, ये सिर्फ अपनी परिवार की बात करने वाले, ये अपनी परिवार की बात करने वाले। कांग्रेस की बात मत करो, मेरी जबान मत खुलाओ। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। ना राष्ट्रवादी पार्टी का जो नए सेकुलरिज्म के दूल्हे बने उद्धव ठाकरे, ना कांग्रेस एक को भी नहीं देते और मुझे गाली देते हैं। ओवैसी वोट काटने आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे इल्जामात की मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे मुस्तकबिल की फिक्र है कि हमारा और आपका क्या हाल होगा, हम किस रास्ते पर लेकर जाएंगे। कम से कम मैं बुजुर्गों से अपील करता हूं, अगर तुमको मेरी बात पसंद नहीं है तो बाजू रखो, मगर अपनी औलाद को तो देखो, अपने इन बच्चों को देखो जो आने वाला कल उनका होगा। कम से कम उन बच्चों के मुस्तकबिल को, उनके कल को अच्छा रखने के लिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि 25 तारीख के दिन आप अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। और ये लोग जो आरएसएस और बीजेपी के लोग जो बड़ा पुकारते फिरते हैं, मोदी ने भारत की आर्मी में अग्निवीर की स्कीम को लागू कर दिया। अगर ये दोबारा जीत कर आएंगे खुदा ना खास्ता, तो सीआरपीएफ में भी 4 साल की नौकरी होगी। सीआरपीएफ में 4 साल, बीएसएफ में 4 साल, सीआईएसएफ में 4 साल की नौकरी होगी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में 4 साल की नौकरी होगी। तो नौजवानों, तुम ओवैसी को गाली देते रहो, कोई बात नहीं, मगर तुम ये भी तो सोच लो
कि जिसके लिए तुम वोट डालने जा रहे हो वो तुमको नौकरी नहीं देगा, वो तुमको बोल देगा लड़ो मस्जिद मंदिर के नाम पर। वही फार्मूला उनके पास है। अल्लाह ताला आप तमाम का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।